हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लाइव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, जिसको जहां कल छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी किसकी? भारतीय संविधान निर्माण में बात की जाए तो हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन कि भारत आता है तथा कहता है भारतीय संविधान सभा बनाई जाए, तथा दूसरी बात कहता है एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। यदि बात की जाए, हेडिंग उठा रहा हूं कौन सा? भारतीय संविधान सभा का निर्माण। यदि बात की जाए किसकी? भारतीय संविधान सभा के निर्माण की, तो पहली बात तो ये कि जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण हुआ वो होता तो है मेरे भाई किस आधार पे? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। यानी प्रश्न याद रखना है, पूछा जाए भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पे किया जाता है, तो लिखना है, आंसर करना है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। मेरे भाई ये प्रश्न अधिकतर राजस्थान पुलिस में आता है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के आधार पे, तो करना मेरे भाई कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तथा कल हमने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था कि यदि भारत में संविधान सभा बनाई जाए तो उसकी सदस्य संख्या 389 होगी। यानी मतलब क्या है, यदि भारत में संविधान सभा बनी तो उसकी सदस्य संख्या कितनी होगी? तो मेरे भाई 389 होगी। तथा कल हमने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या का भी विभाजन किया जाता है। और कल मैंने बताया था कि यदि पटवार या रीट में प्रश्न पूछा जाए कि सदस्य संख्या का निर्धारण किस योजना के आधार पे, तो मेरे भाई कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे, तथा लाइन दी जाए सदस्य संख्या का विभाजन किस योजना के आधार पे, तो मेरे भाई उसी का भी आंसर करना है कि भारतीय संविधान सभा का विभाजन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या को मेरे भाई 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग तो दिया जाता है, नाम होता है ब्रिटिश प्रांत। एक भाग तो दिया जाता, नाम होता ब्रिटिश प्रांत। तथा दूसरा भाग दिया जाता है, नाम होता है देसी रियासत। क्या नाम होता है? देसी रियासत। तथा तीसरा भाग दिया जाता है, नाम होता मेरे भाई केंद्र शासित प्रदेश। नाम होता है केंद्र शासित प्रदेश। सदस्य संख्या कितनी है किसकी? संविधान सभा की। तो मेरे भाई संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी है? 389 है। और इसका किया क्या जा रहा है? विभाजन किया जा रहा है। तो मेरे भाई बात सामने ये आई कि ब्रिटिश प्रांतों को तो मेरे भाई 292 सीटें दी जाती हैं, तथा देसी रियासतों को 93 सीटें दी जाती हैं, तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 4 सीटें दी जाती हैं। तथा हमने कल चर्चा कर ली थी कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्य संख्या के विभाजन के बाद में कैबिनेट मिशन योजना ने यह भी कहा था यदि ये 389 कैंडिडेट होंगे तो इनका निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष होगा, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। तथा इन्होंने कहा यदि होगा तो क्या? निर्वाचन होगा। और निर्वाचन का आधार मेरे भाई जनसंख्या को रखा जाता है और कहा जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट का निर्वाचन किया जाए। यदि प्रश्न पूछा जाए भारतीय संविधान सभा में
निर्वाचन का आधार रखा गया तो मेरे भाई जनसंख्या को रखा गया, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य एक निर्वाचित हो प्रावधान रखा गया। जब विभाजन कर दिया गया तो दूसरी बात सामने यही आई कि भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन भी होता है। और कल वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि प्रश्न आया था अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई में पूछा गया, और प्रश्न पूछा गया भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो मेरे भाई कल बता चुका हूं प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। बात की जाए निर्वाचन की, किसकी बात कर रहे हैं, संविधान सभा की, तो मेरे भाई संविधान सभा की सदस्य संख्या तो कितनी थी, 389 थी। सदस्य संख्या कितनी होती है, 389 होती है। लेकिन बात की जाए यदि निर्वाचन की, तो मेरे भाई 389 पर पूरा निर्वाचन नहीं होता है। यानी संविधान सभा की ब्रिटिश प्रांतों की तो 292 सीटें तथा केंद्र शासित प्रदेशों की 4 सीटें, यानी यदि दोनों का योग किया जाए तो कितना होता है, कुल 296 सीटें। यानी भारतीय संविधान सभा की केवल 296 सीटों के लिए मतदान होता है, और ये देशी रियासतों की 93 सीटें हैं। ये 93 सीटें वहाँ के राजा महाराजाओं के लिए छोड़ दी जाती हैं कि वो अपनी रियासतों से इन 93 कैंडिडेटों को मनोनीत करें। तो क्या हुआ, 296 सीटों के लिए मतदान होता है, और मतदान भी मेरे भाई करवाया जाता है, जुलाई 1946 में मतदान करवाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है जुलाई 1946 में। लेकिन जब निर्वाचन हुआ तो सबसे बड़ी मुश्किल सामने आ गई, क्योंकि जो ही चुनाव हुए होते हैं तो अली मोहम्मद जीना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों में इतना गैप आ चुका था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के सामने टिक भी नहीं पाई। इसी कारण 296 सीटों में से बहुमत में तो आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है, और 208 सीटों पर अपना कब्जा जमा लेती है। तथा मुस्लिम लीग को इन चुनावों में केवल 73 सीटें ही मिलती हैं, तथा अन्य पार्टियों को और निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में केवल 15 कैंडिडेट ही निर्वाचित होकर आते हैं। यानी इन चुनावों में सबसे ज़्यादा 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को, तथा निर्दलीय तथा अन्य पार्टियों के खाते में केवल 15 सीटें आती हैं। तो यहाँ पर अली मोहम्मद जीना ने बहिष्कार कर दिया भारतीय संविधान सभा का, और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया, और कांग्रेस की 208 सीटों से नाराज होकर मुस्लिम लीग ने कह दिया है हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। यदि कहीं प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, और यदि कहीं लाइन दी जाए भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं लिया, तो मेरे भाई वहाँ याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। चुनाव संपन्न होने के बाद में भारतीय संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन मेरे भाई 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं। या तो प्रश्न की लैंग्वेज होती है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का मेंबर नहीं था, तो मेरे भाई पहले तो वो बता देता हूँ। यहाँ पर 2 पार्टियाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस का नेता तो महात्मा गांधी था, और मुस्लिम लीग का अली मोहम्मद जीना था। इन दोनों ने ही संविधान सभा के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, तो दोनों ही कैंडिडेट क्या संविधान सभा के मेंबर ही नहीं थे। तो ऑप्शन में यदि महात्मा गांधी आ जाए, अली मोहम्मद जीना आ जाए, तो करना है कि ये दोनों ही कैंडिडेट क्या नहीं थे, भारतीय संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तथा एक कैंडिडेट का नाम हो रहा था
नाम होता है मेरे भाई तेज बहादुर, तेज बहादुर स्प्रू। तेज बहादुर स्प्रू ने स्वास्थ्य कारणों से भारतीय संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था, यानी बीमार हो गया था और भारतीय संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। तो प्रश्न याद रखना है, भारतीय संविधान सभा के किस सदस्य ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था? तो मेरे भाई तेज बहादुर स्प्रू ने स्वास्थ्य कारणों से, तथा एक कैंडिडेट और था और उस कैंडिडेट का नाम था जयप्रकाश नारायण, यानी जेपी नारायण। जेपी नारायण ने कहा कि भारतीय संविधान सभा अपने आप में संप्रभु नहीं है, इस कारण इन्होंने त्यागपत्र दिया था। यानी प्रश्न याद रखना है, भारतीय संविधान सभा को संप्रभु नहीं मानते हुए उसकी सदस्य साथ त्यागपत्र देने वाला कैंडिडेट, तो मेरे भाई करना है जेपी नारायण ने क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में चर्चा की जाए भारतीय संविधान सभा की, तो क्या हुआ? अली मोहम्मद जीना यानी मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया भारतीय संविधान सभा का। तो इसके बाद में नौबत आती है, नौबत क्या आई कि पाकिस्तान ने अलग मांग कर ली संविधान सभा की। तो पाकिस्तान को भी बहलाने के लिए क्या किया जाता है? ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किए जाते हैं। तो इसी कारण भारत में एक कैंडिडेट को भेजा जाता है और नाम होता है उसका लॉर्ड माउंटबेटन। नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया जाता और इन्होंने आते ही कहा भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाए। जब भारतीय संविधान सभा का लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पे भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। यही प्रश्न अब की बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया। प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान सभा का विभाजन किस योजना के आधार पे किया गया? तो करना क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पे भारतीय संविधान सभा का विभाजन किया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न वही पूछा जाए और ऑप्शन में नहीं मिलेगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो इस बार सेकंड ग्रेड का हाल था, प्रश्न वही था लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन योजना ऑप्शन में नहीं था और ऑप्शन में दिया क्या गया? 3 जून 1947 की योजना दिया गया। क्या दिया गया? 3 जून 1947 की योजना नाम दिया गया और यही ऑप्शन सही था। क्यों था? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन कब आया था भारत? और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है 3 जून 1947 को। यानी मतलब क्या निकला? लॉर्ड माउंटबेटन योजना को दूसरे उपनाम 3 जून 1947 की योजना के नाम से भी जाना जाता है। और यदि डेट पूछी जाए भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया जाता है, तो मेरे भाई भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है कब? 31 दिसंबर 1947 को किया जाता है। और जब पहले तो संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। लेकिन पूछी जाए पुनर्गठन के बाद में कितनी होती है, तो 389 से घटकर 299 हो जाती है। और किया किस आधार पे था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पे किया जाता है। इसके बाद में बात की जाए भारतीय संविधान सभा की, तो संविधान सभा में यदि पूछी जाए अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जाति की सदस्य संख्या तो 26 होती है। यानी एससी की सदस्य संख्या कितनी होती है? 26 होती है। और यदि पूछा जाए अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सदस्य संख्या कितनी थी, तो मेरे भाई करना है 33 होती है। लेकिन अधिकतर पूछा जाता है कि इसकी महिलाओं की संख्या कितनी थी भारतीय संविधान सभा में, तो महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। महिलाओं की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो अभी तो हमने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान सभा का निर्माण कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि किसी कैंडिडेट को
क्या हो, डाउट हो या कुछ मन में शंका हो तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया जाए। अब आगे हेडिंग उठा रहा हूँ, क्या भारतीय संविधान का निर्माण। क्या बोल रहा हूँ, संविधान सभा के बाद में भारतीय संविधान का निर्माण। यदि पढ़ा क्या जाए भारतीय संविधान का निर्माण, यदि बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण की, तो भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा ने किया था। यदि बात की जाए भारतीय संविधान के निर्माण की, तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। लेकिन इस बैठक में भारतीय संविधान बनना स्टार्ट नहीं होता है। होता क्या है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, एक कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाया जाता है। एक कैंडिडेट को बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है और उसका नाम होता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। क्या बोल रहा हूँ, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, तथा भारतीय संविधान सभा की दूसरी बैठक इसी के 2 ही दिन बाद में यानी 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, जिसमें भी दोबारा यही काम होता है। क्या होता है, अध्यक्ष बनाया जाता संविधान सभा की दूसरी बैठक में भी, और नाम होता है मेरे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। क्या पढ़ा रहा हूँ, संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, दूसरी में हट जाता है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। अब दोनों में अंतर करना, यदि संविधान सभा की पहली बैठक का पूछा जाए तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कर रहा है, और ये दूसरी बैठक में हट जाता है तो मेरे भाई ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष होता है। आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ, कल वाली क्लास होगी उसमें बताना या कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, और संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, दूसरी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अभी बोला प्रश्न छोड़ रहा हूँ, या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए या कल वाली क्लास होगी उसमें बता दिया जाए। यदि प्रश्न पूछा जाए, जो अब की बार से पिछली बार जो एग्जाम हुई थी पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड की, उसमें पूछा गया भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था। यदि सीधी बात कि भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था, पहली बैठक बता चुके हैं, दूसरी बैठक बता चुके हैं। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक आयोजित की जाती है मेरे भाई, डेट होती है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। तीसरी बैठक आयोजित की जाती है 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है, और इस तीसरी बैठक में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्या रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, संविधान सभा की तीसरी बैठक में रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। या प्रश्न पूछा जाए उद्देश्य प्रस्ताव रखा किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। रखा तो जाता 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन भारतीय संविधान सभा द्वारा
इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता। यानी भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला कानून पारित किया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। बात किसकी है? उद्देश्य प्रस्ताव की। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना का जनक कहा जाता है तथा उद्देश्य प्रस्ताव को होने के कारण प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो प्रस्तावना को तो उद्देशिका कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना का जनक कहा जाता है। यदि इसके बाद में चर्चा की जाए, यदि भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात की जाए तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है मेरे भाई 24 जनवरी 1950 को आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की जाती है तथा भारतीय संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन होते हैं, जिसमें भारतीय संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेती है और भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। भारतीय संविधान बना कब था मेरे भाई? यदि डेट पूछी जाए तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनके तैयार हुआ था। लेकिन पूछा जाए लागू कब हुआ था तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। ये दोनों डेट सभी को पता, लेकिन एक अच्छा प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो भारतीय संविधान के 3 भाग, भारतीय संविधान के तो 3 भाग, और यदि आर्टिकल पूछे जाएं यानी अनुच्छेद पूछे जाएं तो कुल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए जाते हैं और संपूर्ण संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो सीधी बात, यहाँ से यदि प्रश्न बनाया जाए तो प्रश्न की लैंग्वेज होगी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग तत्काल लागू किए जाते हैं। तीनों भाग बता रहा हूं मेरे भाई, तीनों याद रखने। पहला तो लागू किया जाता है नागरिकता, दूसरा लागू किया जाता है निर्वाचन, और तीसरा लागू किया जाता है नाम होता है अंतरिम सरकार। 3 भाग तत्काल लागू कर दिए जाते हैं। ऑप्शन 4 आते हैं हमारे पास, इनके अलावा कोई ऑप्शन मिले वो नहीं किया जाता। यानी 3 तो भाग नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम सरकार तत्काल लागू कर दिए जाते हैं। 26 नवंबर 1949 को लागू किए जाते हैं। और यदि बात की जाए 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया जाता, एवं आत्मार्पित किया जाता। तो एक प्रश्न यहीं से भी बहुत अच्छा बन रहा। प्रश्न क्या बन रहा? प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? यानी 3 शब्द हैं, अंगीकार दे रखा है, अधिनियमित दे रखा है, आत्मार्पित दे रखा है। 3 शब्द दे रखे हैं अगले ने, और अगला पूछ क्या रहा है? इन तीनों शब्दों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर यहाँ तो नहीं बताऊंगा,
जब प्रस्तावना पढ़ाऊंगा वहाँ पे बता दूंगा कि तीनों शब्दों का क्रम क्या है, ये भी याद रखना, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। तो प्रस्तावना में यदि प्रश्न बनेगा तो इन शब्दों का क्रम ही पूछा जाएगा। चर्चा किसकी कर रहे थे? 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मेरे भाई 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का कारण यानी रीजन क्या था, इसके पीछे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वरना तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू करते थे। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? मेरे भाई मनाया था 26 जनवरी 1930 को मनाया था। तो 26 जनवरी तो क्या है? भारत का स्वतंत्रता दिवस। लेकिन मजबूरी थी भारत की कि भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को मिली। तो अब स्वतंत्रता दिवस क्या हुआ? 15 अगस्त हुआ। तो 26 जनवरी का दिन था, उसे मान सम्मान देने के लिए भारतीय नेताओं ने विचार किया कि इसको मान सम्मान कैसे दिया जाए। क्या बोला है मैंने? 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और मनाया कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में मनाया था। और लाहौर कहाँ है? रावी नदी के किनारे बसा है। 2 प्रश्न और पूछे जाएं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया गया था उसका जनक मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, और लेकिन जो वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज है उसका जनक पूछा जाए तो पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। और जो पहले स्वतंत्रता दिवस पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था वो और कहीं नहीं, हमारे राजस्थान में वर्तमान दौसा जिले के आलूदा गांव की खादी से तैयार था। यानी प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है उसका निर्माण वर्तमान राजस्थान के दौसा जिले में आलूदा गांव में किया जाता है। तो इसको मान सम्मान देने के लिए तो क्या किया जाता है? 26 जनवरी को क्या किया जाता है? भारतीय संविधान लागू किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। तो इस दिन को तो वर्तमान में गणतंत्र दिवस के रूप में तथा उस दिन को वर्तमान में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सीधा सीधा प्रश्न बता दिया जाए, गणतंत्र क्या होता है? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होकर वहाँ की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए वो तो क्या होता है? गणतंत्र होता है। और राजतंत्र होता है। बता क्यों रहा हूँ? यदि बात पूछी जाए गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किसने किया, स्वतंत्रता दिवस पे किसने किया, तो गणतंत्र तो मेरे भाई वो होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है और भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो हमेशा गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पे भारत का पीएम ही राष्ट्रीय ध्वज फहराता है, ये याद रख लेना। इसके बाद में चर्चा की जाए कि जब भारतीय संविधान लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान की चर्चा की जाए तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। यदि कई गाइडों में ये भी दिया आता 395 की जगह आर्टिकल इतने नहीं आते, बढ़ा के 464 कर देता, 468 कर देता, 470 कर देता। भाग 22 हैं उनकी जगह भाग 25 कर देता। तो मेरे भाई ये गलती मत करना। यदि जब तक 395 अनुच्छेद, 22 भाग और क्या है 12 अनुसूचियां दे रखी हैं तब तक वही करना है। क्योंकि 22 के बाद में 23वां नहीं जोड़ा गया। जोड़ा क्या गया? जैसे भाग 4 था, उसके बाद में 5 था, उसके बाद में जोड़ा गया, इंदिरा गांधी ने 4 क जोड़ा था और मौलिक कर्तव्य जोड़े थे। तो 23वां नहीं है, वो भाग 4 क है। 73वें संविधान संशोधन के बाद में जो ही 74वां संविधान संशोधन किया गया
नगर प्रशासन जोड़ा गया तो वो नौकय में जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और यदि बात की जाए, भारतीय संविधान सभा ने लगभग 165 दिन तक कार्य किया था किसमें, भारतीय संविधान बनाने में। मेरे भाई आज का चैप्टर यही समाप्त करता हूँ। जिस कैंडिडेट को अच्छा लगे वीडियो उसको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।